ये महीना आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है। खास इसलिए है क्योंकि इस महीने में या फिर इस दौरान कह लें तो जो लोग पैसा कमाते हैं और जिन पर सरकार की बड़ी पैनी नज़र रहती है उनको बताना होता है जी हमने इतना कमाया और सरकार आप हैं तो सरकार की झोली में इतना हम पैसा दे रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इनकम टैक्स। कैसे बताते हैं? तो इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं। तो रिटर्न भरने के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि रिटर्न के अलग अलग कई सारे फॉर्म भी हैं, फिर कौन सा फॉर्म भरें, कैसे करें। तो आज आपको कड़क नोट में ये चीज़ बताने वाले हैं क्योंकि हमारे साथ जो है ना बड़े खास मेहमान हैं शरद कोहली साहब, जो इन सब के बारीकियों को समझते हैं और बहुत बखूबी बताते भी हैं। कोहली साहब, ये रिटर्न का मामला बड़ा गड़बड़ है, इतने सारे फॉर्म हैं, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्म हमारा है, कौन सा फॉर्म इसका है, कैसे चुने उसको। बिल्कुल देखिए 5 इनकम के सोर्सेस होते हैं। सैलरी से कमाते हैं, बिजनेस से कमाते हैं, कैपिटल गेन से कमाते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से कमाते हैं, और एक जो इन चारों में से नहीं कमाते हैं उसको हम रेसिडुअल सोर्स बोलते हैं, इनकम हम अदर सोर्सेज। तो पहले तो आपको 5 सोर्स पता होना चाहिए। अब फॉर्म की बात आती है, अगर आप सैलरी से कमाते हैं और केवल सैलरी से कमाते हैं और आपकी इनकम जो है 1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए उससे कम है तो फॉर्म 1 आपका चलेगा। ठीक है। अब अगर आपका मोटे तौर पे लोग तो फॉर्म 1 भी आ गए। हाँ, फॉर्म पे आ गए क्योंकि फॉर्म से आपको अंदाजा हो जाता है कि मैं किस कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ। तो दोनों समस्याओं का एक साथ हल हो जाता है। उसके बाद अगर आपके पास कैपिटल गेन है, यानी कि आपने कोई मकान बेचा है, शेयर्स बेचे हैं और आप 1,25,000 की जो 112A की एग्जेम्पशन है उससे बाहर जा रहे हैं, तो फिर आप ITR 2 के अंदर आते हैं। तो पहले ITR 1, ITR 2, उसके बाद मान लीजिए आपकी बिजनेस से ITR 2 में सैलरीड क्लास होंगे लेकिन कैपिटल गेन वाले होंगे, तो आप फिर आपको वो लेना पड़ेगा। ये मत समझिएगा कि मुझे सैलरी के लिए अलग फॉर्म भरना है, उसके लिए अलग फॉर्म एक ही चलेगा, पर फॉर्म की कैटेगरी चेंज हो जाएगी। अब अगर आपकी बिजनेस से इनकम है, कोई छोटा मोटा बिजनेस है, कंसल्टेंसी है, ट्रेडिंग करते हैं, कहीं से आपको बिजनेस है, तो आप फिर ITR 3 पे आ जाइए। अच्छा। अब 3 के बाद 4 एक है जो उससे मिलता जुलता है, उसको हम बोलते हैं सुगम। वो अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्स में आते हैं, यानी कि आपकी जो ट्रेडिंग से इनकम है, जो बिजनेस से इनकम है, उसकी टर्नओवर लिमिटेड है, 2 करोड़ है, 10 करोड़, अलग अलग कैटेगरी के, आप टैक्स ऑडिट में नहीं आते, या प्रिजम्पटिव टैक्स में आप कोई कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 75 लाख रुपए आपकी है, तो फिर आप सुगम चूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका एक दायरे के अंदर टर्नओवर है तो वो उसको आसान बना दिया गया, इसको हम बोलते हैं प्रिजम्पटिव टैक्स। अच्छा, ये बताइए, गलती से किसी ने ITR 1 की जगह ITR 2 भर दिया तो क्या भराएगा कि नहीं भराएगा? उसको फिर लक्ष्मण आयकर विभाग डिफेक्टिव रिटर्न कर देता है। तो आपके पास एक प्रेम पत्र आ जाएगा, वहां से उसका जवाब होगा कि आपका ये डिफेक्टिव रिटर्न है, तो आपने तो रिटर्न फॉर्म ही गलत चूज कर लिया, तो आपको फिर उसको दोबारा भरना पड़ेगा। वो नोटिस आपके पास आएगा। उसके बाद 5, 6, 7, 8 है, उसमें मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। कोई कंपनी का है, कोई फर्म का है, कोई सोसाइटी के पास अपना टैक्स एक्सपर्ट होता है, वो सीधा आपके पास आ जाएंगे। बिल्कुल वो वाले हैं तो इनके पास चले जाइएगा। बाकी मोटे तौर पर ये 1 और 4 पर ध्यान रखिएगा। 2, 3 में कुछ अलग अलग अंतर है। एक चीज और कि अब रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो लोगों को फिर से कंफ्यूजन होता है कि इनकम टैक्स का नए रेजिम चुने या पुराना रेजिम चुने। तो इस पे भी आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन एक मुद्दा कि रिटर्न जब फाइल करते हैं तो अक्सर लोग गलतियां कर बैठते हैं। कौन कौन सी सामान्य गलतियां हैं जिसको लोग ध्यान रख के हटा सकते हैं? चलिए, आपने गलतियों के बाद, गलतियों की फेहरिस्त तो बहुत लंबी है, पर मैं 5 गलतियों का जिक्र कर देता हूं। पहला गलती कि आपने अपना 26 आमना सामना, मैंने नाम रखा है आसान याद रखने के लिए, कि आपका अपने TDS से आमना सामना हो जाता है। आपने जो खर्चा, आपके मन में जो आमदनी है, जो दिख रहा आमदनी, दोनों का आमने सामना बिल्कुल, जहां पर खासकर TDS कटा है, तो उससे आप एक बार मिला लें। अगर आप उससे नहीं मिलाएंगे तो एक मिसमैच का नोटिस, आज नोटिस को हम प्रेम पत्र कहते हैं, चलिए, तो वो प्रेम पत्र आपके पास आ जाएगा। उसके बाद दूसरी गलती आपकी जो होगी कि आपने को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया है, आमदनी 98, खर्चा रुपया, मतलब इनकम है 5 लाख और ज्वेलरी खरीद ली 50 लाख की। मैं ये नहीं कहता कि खरीद सकते हैं, पर आपके पास नोटिस एक दफे जरूर आ जाएगा। तो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को अगर आपने नहीं रिपोर्ट किया है और उससे अपने रिटर्न को कोरॉबरेट नहीं किया है, तो आपका ये दूसरा कारण बन जाएगा प्रेम पत्र आने का। अब तीसरा कारण लेते हैं कि आपने जो है इनकरेक्ट या इनसफिशिएंट, यानी कि गलत और आधी अधूरी इंफॉर्मेशन डाल दी है, तो यह प्रेम पत्र आने का कारण बन जाएगा तीसरा। अब चौथे कारण पे जाते हैं कि आपने कोई ऐसा क्लेम कर लिया है जिसकी आपके पास सपोर्ट नहीं है। जैसे आमतौर पर हाउस रेंट का रसीद लगा देते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सीधा छूटते ही आप दुखती रग पे हाथ रख देते हैं। बिल्कुल, आपने रेंट रसीद दे के कुछ क्लेम कर लिया है तो आपके पास नोटिस आ जाएगा, या आपने कुछ फालतू क्लेम कर लिया है जो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती थी, तो ये एक और कारण बन जाएगा। और 5वां रीजन मुझे लगता है कि जिन लोगों के पास विदेशी एसेट्स हैं, आजकल लक्ष्मण विदेशी एसेट होना कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। मैंने आम आदमी को भी देखा है, कोई छोटे मोटे शेयर्स ले लिए, छोटी मोटी दुबई में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ कर दिया, तो उसको ना रिपोर्ट करना
ये भी एक प्रेम पत्र आने का कारण है। तो 5 कारणों से प्रेम पत्र आपके पास आ सकते हैं। यूं तो फेहरिस्त लंबी है, पर ये 5 मुख्य कारण आप मान लीजिए। ये है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त ये सारी गलतियां करेंगे, जाने में अनजाने में, तो आपके पास प्रेम पत्र आ जाएगा। दूसरी बात, जो कौन सा फॉर्म चुने वो कन्फ्यूजन बड़ा सही इन्होंने दूर कर दिया। जैसे एक चीज डेडलाइन ही बताई दी लोगों को, 31 जुलाई कोई विशेष कारण नहीं बना तो आगे भी नहीं बढ़ेगी। अभी आप 31 जुलाई, तो आपने कहा ना ये महीने कर देता हूं मैं उसको, यानी कि मई जून जुलाई पूरी तरह से आप इनकम टैक्स के, आपके पास टाइम है रिटर्न भरने का। आराम से इत्मीनान से बैठिए, भरिए, तसल्ली से, भीड़ भाड़ अवॉइड करिए, पोर्टल का जाम होना अवॉइड करिए। और लक्ष्मण तो यही कहते हैं कि आप जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा। बिल्कुल, मुझे लगता है तब भी लोग सुधरेंगे नहीं। आदत है हम लोगों की, मतलब हर किसी की, कि आखिर समय में ट्रेन के लिए दौड़ने की, तो जब 15 दिन बचेगा, हफ्ते दिन बचेगा, तब आएगा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट को बढ़ा दीजिए। वेबसाइट हैंग कर रहा है, कई सीए के घर में लाइट चली जाती तो रात में कैंडल कैसे करते हैं, या फिर पार्क में बैठ के भी कई लोगों को देखा करते हुए मैंने, चूंकि लाइट नहीं, क्या करूँ, समय कम है। पर अब तो क्योंकि डिजिटल है सारा प्रोसेस, तो ये सारी चीज़ों से बचना है, तभी से भरना शुरू कर दीजिए और कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत है नहीं। तो ये रही बात कि आप जो आमदनी है, सरकार को कितना टैक्स दे रहे हैं, उसका हिसाब किताब आपको ये जाना है। लेकिन हाँ, एक बड़ा बेसिक सी बात, अभी जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो पिछले कारोबारी साल का फाइल कर रहे हैं, यानी पिछले मतलब इस साल 31 मार्च तक का, यही है ना, 31 मार्च तक का फाइल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी जो हो रही है आमदनी उसके 31 मार्च तक जो आमदनी हुई इसके हिसाब से आप फाइल कर रहे हैं। उस दौरान तक आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उसी पर क्लेम भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल है, कहीं कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आपको।